अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और बहनों में से एक अंदर दौड़ते हुए आती है। मास्टर लू ने उसे बुलाया है। हमारे हीरो की फियांस मंगेतर मुस्कुराती है और कहती है, लगता है वो लोग आखिर आ ही गए हैं मामला संभालने। सफेद बालों वाली बहन हैरान होकर पूछती है कि कौन आ गया है और वो लड़की किस बारे में बात कर रही है। तभी फियांस उसके करीब झुकती है और हमारे एएमसी की बहन के कान में कुछ फुसफुसाती है, जिससे वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। बहन फिर घबराकर पूछती है, क्या कोई मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने वाला है? तब हमारा हीरो समझाता है कि उस आदमी ने उसके माँ के साथ अफेयर की अफवाह फैलाई थी। उसकी फियांस बताती है कि लू परिवार ने उस बटलर के भाई को गोद लिए बेटे जैसा माना था और उनकी फैमिली अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन फिर भी बहन याय बहुत चिंतित रहती है और कहती है कि ऐसे हाई सोसाइटी परिवार बहुत चालाक और धोखेबाज होते हैं। फियांस उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि हम सब यहाँ हैं, छोटा मास्टर अकेला नहीं है। हमारा छोटा हीरो सबको शांत होने को कहता है और समझाता है कि अगर वो वहां नहीं गए तो हालात और बिगड़ जाएंगे। वो फिर अपनी बहन से कहता है कि उसे वहां ले चले, देखते हैं जो होगा वही देख लेंगे। वो उसे उठाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है, जबकि बाकी दोनों उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। वो एक कमरे में पहुंचती है और अंदर जाकर अपने दादा को बताती है कि वो आ गया है। परिवार का मुखिया आराम कुर्सी पर बैठा होता है, बस हाथ हिलाकर नौकरानी को कमरे से बाहर जाने का इशारा करता है। फिर वो अपने पोते को गोद में उठा लेता है और हमारा छोटा हीरो मुस्कुराता है, जबकि उसकी बहन थोड़ी दूरी से देखती रहती है। सफेद बालों वाली बहन सिर झुका लेती है, बहुत परेशान दिखती है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन दादा की गोद में बैठा हमारा छोटा हीरो सिर हिलाता है, जैसे कह रहा हो चिंता मत करो। ये देखकर बहन झुककर सलाम करती है और फिर कमरे से निकल जाती है, उन्हें अकेला छोड़कर। तभी अचानक एएमसी का पिता कमरे में घुसता है, चिल्लाते हुए पूछता है कि बूढ़े आदमी ने उसे ऐसे क्यों बुलाया। दादा खड़े होकर गुस्से में कहते हैं कि उसका बेटा दिन भर बस ऐश करता है, घर संभालना तक नहीं आता। पिता अपनी सफाई में कहता है कि वो तो वही नेटवर्किंग कर रहा था जिसकी हमेशा से उसे सलाह दी जाती रही है। उधर एक और कमरे में एमसी की मां का प्रेमी किसी रहस्यमय आदमी से बुरी तरह पिट रहा होता है। थोड़ी देर बाद दादा अपने बेटे और छोटे एमसी के साथ बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां बटलर पहले से इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो करीब आते हैं, देखते हैं कि मां का प्रेमी बंधा हुआ और जख्मी हालत में पड़ा है। परिवार का मुखिया तब बटलर से कहता है कि बच्चे को पकड़ ले, जो पूरी स्थिति देखकर मुस्कुरा रहा होता है। बूढ़ा आदमी अपने पोते को कर्मचारी को देता है, जो मुस्कुराते हुए उसे पकड़ लेता है। बटलर की बाहों में हमारा छोटा हीरो उसे शक भरी नजरों से देखता है, जबकि दादा एक खतरनाक मुस्कान के साथ उसे देखते हैं। दादा पूछते हैं कि क्या कैदी ने कुछ बोला? बटलर जवाब देता है नहीं। तब एमसी का पिता आगे झुककर नफरत भरे लहजे में पूछता है कि ये आदमी आखिर किस बात का ढिंढोरा पीट रहा था। दादा बताते हैं कि ये कह रहा था कि उसने उसके बेटे की बीवी के साथ अफेयर किया है, वो भी उसके नाक के नीचे। ये सुनकर पिता भड़क जाता है और चिल्लाता है कि वो उस औरत को सबक सिखाएगा, क्योंकि अब उसकी इज्जत दांव पर है। लेकिन दादा बीच में रोकते हैं और कहते हैं कि उन्होंने वो अरेंज मैरिज कितनी मेहनत से तय की थी। फिर भी पिता गुस्से में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर बूढ़ा उसे रोक देता है। दादा आदेश देता है कि अब डीएनए टेस्ट होगा उस कैदी और उसके पोते का, ताकि सब साफ हो जाए। बटलर तब छोटे मास्टर को उठाता है, जो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि सब कुछ उसकी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। वो बच्चे को मेज पर रखकर कहता है, डरो मत, सब जल्दी खत्म हो जाएगा। एक छोटे डिवाइस से बटलर बच्चे की उंगली चुभोकर खून का सैंपल लेता है। फिर वो कैदी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि चूंकि अब रिश्तेदारी नहीं है, वो अब बिना हिचकिचाए अपना काम कर सकता है। बटलर बताता है कि उसके बेटे की मौत का बदला उसके भाई बहनों की जान से लिया जाएगा। ये सुनकर हमारा एएमसी सन्न रह जाता है। बूढ़े का चेहरा अंधेरा पड़ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और तभी छोटे हीरो को सब समझ आ जाता है कि असली गुनहगार वही है। सच जानकर हमारा हीरो पसीने पसीने हो जाता है और घबरा जाता है। बटलर अब ठंडी चालाक नजरों से अपनी प्लानिंग आगे बढ़ाता है। हमारा छोटा हीरो सोचता है कि यह इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, जबकि टेस्ट वैसे भी फेल होने वाला है। तभी मशीन बीप करने लगती है और बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर कहता है, रिजल्ट आ गया। सबका ध्यान अब टेस्ट के रिजल्ट पर है। पिता बेचैन होकर पूछता है कि नतीजा क्या है। बटलर पेपर पढ़ता है, दादा गंभीर चेहरा बनाए देख रहे हैं और लड़का टेंशन में है। मुस्कुराते हुए बटलर मास्टर को बधाई देता है और कहता है कि टेस्ट नेगेटिव आया है। कैदी घबरा जाता है, चिल्लाकर कहता है कि वो नहीं था, वो झूठ बोल रहा है और अपनी जान की भीख मांगता है। एमसी का पिता बस हंस देता है, उसे किसी की परवाह नहीं। बटलर तब पूछता है कि अब उस आदमी का क्या किया जाए ताकि फैमिली की इज्जत पर दाग न लगे। परिवार का मुखिया ठंडी नजरों से कैदी को घूरता है, लेकिन पिता उंगली दिखाकर कहता है कि अब वो अपने बेटे का भी टेस्ट कराना चाहता है, पक्का करने के लिए। हमारा हीरो घबरा जाता है, समझ नहीं आता क्या करे। बटलर पिता का ब्लड सैंपल लेता है और फिर छोटे मास्टर के पास आता है। टाइम निकालने के लिए हीरो रोने लगता है, जैसे वो सुई से डर रहा हो। यह देखकर बटलर परेशान हो जाता है
उसके माथे से पसीने की बूंद गिरती है। दादा तब बच्चे का हाथ पकड़कर कहते हैं, चलो अब इसका खून लो। दादा की गोद में बैठा छोटा हीरो सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। उसके दिमाग में उसकी फियांस की आवाज गूंजती है, शांत रहो, अपने आप को पकड़ा मत देना। वो रिस्क लेने का फैसला करता है और हाथ खोल देता है ताकि बटलर सैंपल ले सके। बटलर उसका खून लेता है और बूढ़ा दोनों सैंपल मशीन में डाल देता है। मशीन फिर बीप करती है और डीएनए टेस्ट का रिजल्ट प्रिंट करने लगती है। बेचैन पिता पूछता है कि नतीजा क्या है। बटलर पेपर देखता है और उसका चेहरा उड़ जाता है। वो कांपने लगता है, हकलाते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है। हमारा छोटा हीरो उसकी एक्टिंग भांप लेता है और मन में सोचता है, कितना चालाक लोमड़ी है ये। बटलर जल्दी से पेपर पिता को दे देता है। पिता पेपर पकड़कर ध्यान से पढ़ता है। उसकी आंखें हरी चमक उठती हैं और चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो चिल्लाता है कि वो उस औरत और बच्चे दोनों को खत्म कर देगा और आगे झपटता है। दादा चिल्लाकर उसे रोकते हैं और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ देते हैं। वो हैरान होकर पूछता है, आपने मुझे मारा क्यों। उधर बटलर पूरे सीन को दंग होकर देखता रहता है। परिवार का मुखिया कहता है, तू बेवकूफ है, मुझे तेरे सारे चक्कर पहले से पता थे। पिता फिर कहता है कि वो तो बस नेटवर्किंग कर रहा था। और यहीं पर नैरेटर हंसकर कहता है, यकीन नहीं होता, उसने सच में यह बहाना मारा। फिर कहानी में वापस आते हैं। गंभीर चेहरा बनाकर दादा कहते हैं कि कोई भी काम जो परिवार पर दाग लगाए उसे कभी नहीं करना चाहिए। पिता पूछता है, तो क्या हम ऐसे ही दिखावा करते रहें जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अपना सब पैसा इस बच्चे पर बर्बाद करते रहें। दादा ठंडी आवाज में कहते हैं, इस बच्चे पर हमने बहुत रिसोर्स खर्च किए हैं, अब वक्त है एक इवोल्यूशन मिशन का। पिता हैरान होकर पूछता है, इसका मतलब। दादा जवाब देता है, अगर ये जिंदा बच गया तो हमारे परिवार का सबसे बड़ा हथियार बनेगा, और अगर नहीं तो अब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को एक और बच्चा करने का वक्त आ गया है। गुस्से से भरे हमारे हीरो के पापा चिल्लाते हैं कि वो उस औरत से नफरत करते हैं और उसे बर्बाद करके ही रहेंगे। लेकिन तभी दादाजी उन्हें एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। वो हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि बूढ़े ने फिर से उन्हें क्यों मारा। पोते को गोद में पकड़े हुए घर के मुखिया उन्हें बेवकूफ कहते हैं और पारिवारिक रिश्तों की बात छेड़ते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बहू को लू फैमिली की वंश परंपरा चलाने के लिए और बच्चे पैदा करने होंगे। बेटा डर के मारे तुरंत हामी भर देता है। इसी बीच बच्चा दादाजी की गोद में सोने का नाटक करता है, सबको बेवकूफ बना देता है। बटलर का चेहरा ठंडे और खतरनाक इरादों से भरा होता है, जैसे वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो। उधर बंधा हुआ कैदी डर के मारे कांप रहा होता है और पूछता है कि क्या अब वो जा सकता है। दादाजी आदेश देते हैं कि उसे गायब कर दो और बटलर सिर झुकाकर आदेश स्वीकार करता है। वो बेचारा आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। जैसे ही सब वहां से चले जाते हैं, हमारा हीरो समझ जाता है कि अब उसे अपनी क्यूटनेस का इस्तेमाल करना होगा ताकि दुश्मन उस पर शक न करें और अपनी गार्ड नीचे कर दें। उसी वक्त दादाजी छोटे बच्चे को ऊपर उठाते हैं, जो दिखाने के लिए बहुत खुश लग रहा होता है। तभी गुस्से में उसका पापा वहां पहुंचता है और शिकायत करता है कि इस बच्चे पर बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च किए जा रहे हैं। दादाजी तुरंत उसे डांटते हैं और कहते हैं कि अपनी बीवी के पास जाओ और कमरे में रहो। बेटा मजबूरी में हाँ कहता है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ छलकता है। दादाजी अपने पोते को देखते हैं और सोचते हैं कि इस बच्चे का पूरा भविष्य उसके अच्छे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। थोड़ी देर बाद सफेद बालों वाली बहन छोटे बच्चे को उसके कमरे में वापस ले जाती है। वहां बाकी लड़कियां पहले से इंतजार कर रही होती हैं और पूछती हैं कि आखिर वहां क्या हुआ। हमारा हीरो बताता है कि असल में पूरा खेल बटलर का ही था। सभी हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। वो समझाता है कि बटलर को अपने बेटे के बारे में पता चल गया था और उसने सबको फंसाने के लिए जाल बिछाया। लाल बालों वाली बहन घबरा जाती है, उछलकर कहती है कि उन्हें अपना सामान पैक करना चाहिए और तुरंत भाग जाना चाहिए। लेकिन हमारे हीरो की फयांसी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, शांत हो जाओ, वैसे भी तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी। इस पर लाल बालों वाली गुस्से से मुट्ठियां भींचती है और बोलती है, अगर भाग नहीं सकते तो लड़ेंगे। बाकी दो बहनें तुरंत उसे पकड़ लेती हैं और समझाती हैं कि इतनी बेवकूफी मत करो। उसकी मंगेतर फिर मुस्कुराकर हमारे हीरो से पूछती है कि ये तीनों बहनें इतनी अलग क्यों हैं। वो मुस्कुराता है और कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है कि ये हमेशा बाकी दोनों का ख्याल रखती थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा समझदार है और इसी वजह से शुआन गुआंग थोड़ी मासूम और भोली बन गई। जहां तक सांसेन की बात है, वो तो हमेशा उनके पीछे पीछे घूमती थी, जैसे उनकी छोटी सी परछाई। उसकी मंगेतर मुस्कुराकर कहती है कि वे सब साथ में परफेक्ट लगते हैं, एक परिवार जैसा ये सच में एक वरदान है। आंखें कहीं दूर टिकाकर वो आगे कहती है कि पहले वो सांसेन के फैसले को कभी नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब लगता है हमारा हीरो आखिरकार सब कुछ समझने लगा है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि उसे उनके आपसी रिश्ते से बहुत जलन होती है। छोटा बच्चा, हमारा हीरो, उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और मुस्कुराता है। फिर वो गंभीर होकर पूछता है कि अब आगे क्या करेंगे।
क्योंकि अभी के लिए तो सब सुरक्षित हैं। उसकी मंगेतर ताली बजाती है और सबको फैमिली मीटिंग के लिए बुलाती है। फर्श पर खेल रही तीनों बहनें ऊपर देखकर कंफ्यूज हो जाती हैं। श्वांग श्वांग पूछती है, हम कब से फैमिली बन गए? और सान से झगड़ने लगती है। मंगेतर हंसते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हारी भाभी जैसी हूँ। और सानसेन से पूछती है कि क्या वो मानती है। इस पर तीनों बहनें गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। थोड़ी देर में हमारा हीरो चौंक जाता है जब गुस्साई बहनें उसे पकड़कर खींच लेती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें किसी भाभी की जरूरत नहीं है, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। छोटी सानसेन घबराई सी खड़ी रहती है, उसे समझ नहीं आता क्या बोले। गुस्से में हमारा हीरो चिल्लाता है, बस करो, अब झगड़ा बंद करो। फिर आदेश देता है कि सब बैठो। तीनों तुरंत आज्ञाकारी बच्चों की तरह बैठ जाती हैं। डांट खाने के बाद दो बहनें गुस्से से अपने गाल फुलाए बैठी रहती हैं। यह देखकर उसकी मंगेतर खुद को रोक नहीं पाती और जोर से हंस पड़ती है। हमारा एमसी सिर हिलाकर पूछता है, क्या इतना वक्त हो गया कि मैंने इन्हें डांटना ही छोड़ दिया? उसकी मंगेतर प्यार से उसका सिर थपथपाती है और कहती है, मुझे लगता है तुम इन्हें सच में नहीं समझते। वो झट से जवाब देता है, मैंने इन्हें बचपन से पाला है, मुझे इनकी पूरी आदतें पता हैं। वो आंख मारते हुए कहती है, तुम जिसे नहीं समझते वो है औरतें। इस पर तीनों बहनें उदास चेहरों के साथ नीचे देखने लगती हैं। झुंझलाकर वो कहता है, मुझे बच्चा मत समझो, असल में मैं तुम सबसे बड़ा हूं। सब फर्श पर बैठ जाते हैं ताकि फैमिली मीटिंग शुरू हो सके। उसकी मंगेतर बताना शुरू करती है कि इवोल्यूशन का सीक्रेट असल में नोबल क्लैंस के कंट्रोल में है। हमारा हीरो और उसकी बहनें ध्यान से सुनते हैं। वो बताती है कि उनके जैसे परिवार तो बस औज़र हैं, असली ताकत उन क्लैंस के पास है। और इवोल्यूशन का पहला स्टेज एक खास फल से शुरू होता है। कहा जाता है ये फल दूसरे दुनियाओं में उगता है और उस पर बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर्स पहरा देते हैं। वो बताती है कि कुछ फलों की रखवाली तो ड्रैगन तक करते हैं। ये सुनकर शुआंग शुआंग गुस्से से बोलती है, मतलब तुम हमारे भाई को मरने भेजना चाहती हो? लेकिन उसकी मंगेतर शांत होकर कहती है कि हम भविष्य से हैं, हमने इसकी तैयारी कर रखी है। वो समझाती है कि अगर सब अपनी अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें तो वो जरूर बच जाएंगे। सब सहमति में सिर हिलाते हैं। उस रात फैमिली मेंशन में हमारा हीरो का पिता फिर से दिखाई देता है, इस बार बहुत गुस्से और नशे में। वो हाथ में शराब की बोतल लिए हवेली के लंबे गलियारों में लड़खड़ाते हुए चलता है। आखिरकार वो अपनी बीवी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है। बिना कुछ सोचे वो दरवाजा जोर से लात मारकर तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। बच्चे की माँ, उसकी बीवी, पूल में अपनी नौकरानी के साथ होती है। वो गुस्से में चिल्लाती है कि बाहर निकलो, तुमसे शराब की बदबू आ रही है। पागलपन में डूबा पति उस पर झपटता है और उसे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन नौकरानी बीच में कूद जाती है और उसकी लात को अपने पैर से रोक लेती है। झटके की वजह से नौकरानी पूल में जा गिरती है। हीरो की माँ चिल्लाती है, तुम्हें क्या हो गया है? वो उसे कसकर पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर चिल्लाता है, तू तो एक चालाक लोमड़ी है। उसी वक्त उसे अपने दादाजी का गुस्से से भरा चेहरा याद आता है और वो शब्द, परिवार पर कभी शर्म मत लाना। उसे याद आता है कि दादाजी ने कहा था, जो भी हो अब तुम्हें अपनी बीवी से एक और बच्चा पैदा करना ही होगा। फिर पति उसे अपने पास खींचता है और कहता है कि काफी समय हो गया है जब से उसने उसकी देखभाल की है। वह पत्नी के शरीर से लिपटा हुआ तौलिया जबरदस्ती पकड़ लेता है। फिर वह कपड़े को झटक देता है जिससे वह पूल में पूरी तरह उजागर हो जाती है। गुस्से में महिला अपने पति पर चिल्लाती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा है। अपनी शर्त फाड़ते हुए वह कहते हैं वे अपने दोनों परिवारों की भलाई के लिए और अधिक बच्चे पैदा करने जा रहे हैं। वे दोनों पूल में व्यस्त होने लगते हैं। जैसे ही दोनों अपना निजी पल जारी रखते हैं, उसके पैर पानी में मुड़ जाते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।